विचार करना है। सबसे पहले तो मैं बात बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये हमारे देशवासियों के लिए नहीं बना है। ये बाहर से आने वाले 3 देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आने वाले जो 6, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलीजियस कम्युनिटी, जिसको हम कह सकते हैं या धार्मिक समूह कह सकते हैं, उसमें उन्होंने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस और ईसाई, इन लोगों को जो इन 3 देशों के अंदर, ये कौन से 3 देश हैं, केवल मात्र नाम से बात नहीं बनती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ही इस्लामिक देश हैं, थियोक्रेटिक स्टेट को उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इन देशों के अंदर जो माइनॉरिटीज के अंदर हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, और उन अल्पसंख्यक समुदाय को, उनको जो धार्मिक रूप से, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं हैं, वो इस्लाम को नहीं मानते, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या उनके ऊपर अत्याचार होने का उनको जो डर है, उस डर की वजह से जो लोग इन तीनों देशों को छोड़ने के बाद भारत देश में उन्होंने प्रवेश किया है। कुछ लोगों ने अपने वैध डॉक्यूमेंट लेकर के प्रवेश किया होगा, कुछ लोग अपने बेचारे जिस प्रकार से अपने देश को छोड़ करके वे लोग भागे होंगे, उनके पास अपने पासपोर्ट वगैरह इस प्रकार के उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो कानून जो बनाया गया कि इन लोगों को फास्ट ट्रैक, जिसको हम सिटीजनशिप कहते हैं, जैसे पहले जो है उनको 11 साल रहने के बाद ही अगर कोई आदमी आता है, 11 साल के बाद वो अप्लाई कर सकते थे, इस 11 साल के बजाय उनको 6 वर्ष का ये जो है फास्ट ट्रैक करने के लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाया गया। ये क्यों लाया गया, इसकी जो भूमिका है, जो इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम इसकी बात करें, उसको भी हम लोगों को जानने की जरूरत है। आप लोगों को, सब लोगों को ये बात मालूम है, इस देश का जो बंटवारा हुआ था 1947 में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो जिस प्रकार से 2 देश बने, 2 कहिए या 3 कहिए, क्योंकि पाकिस्तान 2 भागों में था। एक को ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं, और एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं। वो बंटवारा जो देश का, भारत का जो बंटवारा हुआ था, वो धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर बंटवारा हुआ था। उस समय ये बात सोची गई थी कि जो जितने लोग जो अपनी स्वेच्छा से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान छोड़ करके जो भारत इंडिया में आना चाहते हैं, तो ये उनकी स्वेच्छा से उनकी बात करती थी। लेकिन उनके बाद भी विशेष रूप से, भारत में तो नहीं, लेकिन विशेष रूप से पाकिस्तान और तब के पूर्व पाकिस्तान के अंदर जो वहां पर गैर मुस्लिम लोग थे, या जिनको माइनॉरिटीज कह सकते हैं, हिंदूज को, सिख को, जो दूसरे लोग थे, जिस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार होने लगे, और उस अत्याचार के कारण जब वो थम नहीं रहे थे, तो 1950 के अंदर, अप्रैल 1950 के अंदर, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली खान, उनके बीच में एक समझौता हुआ था 1950 का। और उस समझौते में ये हुआ था कि बंटवारा तो जो है देश का बंटवारा हो गया, ये 2 देश जो है बन गए, लेकिन वहां पर रहने वाले जो माइनॉरिटीज हैं, अगर माइनॉरिटीज भारत के हिसाब से कहा जाए, यहाँ पर जो मुसलमान रह गए, या पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, दूसरे जो ऐसे लोग रह गए, सिख रह गए, उनके ऊपर अत्याचार न हो, उनको भी इतना ही अधिकार दिया जाए जितने वहां के बहुसंख्यक लोगों को अधिकार दिए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। और अगर आप देखेंगे कि 1947 के अंदर पाकिस्तान का जहां तक हम जिक्र करते हैं, पाकिस्तान में लगभग उसमें 23% गैर मुस्लिम लोग थे। 1911 की जो रिपोर्ट है, अभी रिसेंट का नहीं मालूम है कितने परसेंट होंगे, लेकिन लगभग 2011 के अंदर वहां लगभग 3% केवल गैर मुस्लिम बचे थे। ये गैर मुस्लिमों का क्या हुआ, अधिकतर लोगों को जबरदस्ती, फोर्सफुली उनको कन्वर्ट करवा दिया गया, मुसलमान उनको बना दिया गया। अगर उनको रहना है, जिंदा रहना है, अपना बिजनेस कमाना है, अपनी बेटियों को, अपनी बहन को, महिलाओं को सुरक्षित रखना है, तो वो इस्लाम स्वीकार कर लें। अगर वो नहीं करते, बहुत लोग वहां से छोड़ करके भाग गए। तो वो जो है 1947 में 23% से होते होते 2011 में वो लगभग 3% रह गए। बांग्लादेश के अंदर, या उसको पूर्व पाकिस्तान कहें, उस समय 28% थे, और 2011 और 12 में वहां केवल 7% रह गए। वहां पर भी यही हालत हुई।
बहुत से लोग छोड़ करके वहां से भाग गए। आपको मालूम होगा कि 2015 के अंदर 2015 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा सवाल जो है उस समय की पाकिस्तान सरकार से पूछा था कि लगभग हर साल क्यों लगभग 1000 हिंदू लड़कियां इस्लाम क्यों स्वीकार करती हैं, दूसरे लोग क्यों स्वीकार नहीं करते, दूसरे लोग क्यों धर्म परिवर्तन नहीं करते। तो इस तरह का जिस प्रकार की प्रताड़ना, जिस प्रकार के अत्याचार, जिस प्रकार का प्रशुभूषण वहां गैर मुस्लिमों के साथ हुआ, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश थियोक्रेटिक स्टेट थे, इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर वहां तालिबान के जिस प्रकार से अत्याचार हुए हैं, हक्कानी नेटवर्क के जिस प्रकार से अत्याचार हुए, तो उस समय भारत सरकार ने, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के उसमें मैनिफेस्टो में एक बात लिखी थी कि जहां तक होगा ये जो हिंदू जो हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, हम उन लोगों के लिए कुछ सुविधा करेंगे, कानून में हम परिवर्तन लाएंगे। तो कानून में जो है 2016 के अंदर एक परिवर्तन लाया गया। इन तीन इस्लामिक देशों में रहने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिसमें विशेष रूप से 6 धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू, बौद्ध जैन और पारसी एवं जो है क्रिश्चियन ईसाई, ये लोग अगर अपने भारत में रह रहे हैं तो इन लोगों को फास्ट ट्रैक करके इनको सिटीजनशिप, इनको हम नागरिकता देंगे। ये कानून जो है 2016 के अंदर, ये जो बिल था, ये लोकसभा के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन उसके बाद इस पर काफी डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में इस पर काफी चर्चा के बाद ये जो बिल था, ये पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी को दे दिया गया, जिसमें पहले 31 जो उसमें मेंबर थे, 21 मेंबर जो सदस्य लोकसभा से थे, और उसमें 10 मेंबर जो थे राज्यसभा के थे। और इसकी कमेटी का पहला चेयरमैन बनने का सौभाग्य मुझको ही मिला, और मैं ही इसका जो है पहला चेयरमैन बना। हम लोगों ने जाकर के जहां जहां भी ये लोग रह रहे थे, पाकिस्तान से आने वाले लोग, बांग्लादेश से आने वाले लोग, विशेषकर जो हिंदू लोग थे, चाहे वो अहमदाबाद में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, राजकोट में रह रहे हो, जोधपुर में रह रहे हो, या उसमें बांग्लादेश से आने वाले जो उत्तर पूर्व के अंदर रह रहे हैं, इस पर कमेटी ने हमारी स्टडी विजिट किया। और आप लोगों को जानकर के जब हम लोगों ने इस बात का एडवर्टाइज दिया कि हमसे इस कमेटी से कोई भी मिल सकता है, तो लगभग 9000 मेमोरेंडम इस कमेटी को मिले। जो इस कमेटी के सामने लोग आना चाहते थे, कुछ अपने पत्र जो है उन्होंने अपने को भेजे, मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन लिख करके भेजे, वो किस प्रकार के अत्याचार से वहां पर सह रहे थे, और आज उनकी कितनी मुसीबत है इस देश के अंदर। आपको जानकर के बड़ा दुख होगा कि केवल अहमदाबाद के अंदर ऐसे 28 डॉक्टर थे, 28 डॉक्टर, जैसे हमारे यहाँ MBBS और MD और MS करने के बाद ये लोग आकर के अहमदाबाद में जाकर के सेटल हो गए, बेचारे वहां से डर करके भागे। और इन लोगों को दो डॉक्टर तो जूते की दुकान में, शूज के दुकान के अंदर वहां पर जो जूते पहनाने का काम कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर होने के बाद भी, क्योंकि उनके पास डिग्री पाकिस्तान की डिग्री थी, यहाँ पर भारत में आकर के वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। ये लोग जो हैं अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते थे, अपनी को प्रॉपर्टी, अपना को घर नहीं खरीद सकते थे, मोटर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते थे, ये बैंक में अपना कोई अकाउंट नहीं खोल सकते थे, अपनी कोई नौकरी उनको नहीं जा सकती। अगर अहमदाबाद में आकर के वो रहे हैं, अहमदाबाद छोड़ करके अगर उनको सूरत जाना है तो भी उनको पुलिस की, प्रशासन की उनको परमिशन लेना पड़ेगा। गुजरात छोड़ करके दूसरे स्टेट में अगर उनको जाना है तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा। इस तरह की हालत उनकी इतनी खराब थी। तो इन लोगों की, अगर जो जिसको ये कहते हैं बहुत ही पैथेटिक कंडीशन इन लोगों की थी, बेचारे की, अपने आप उसमें जहां झुग्गी झोपड़े में, झोपड़पट्टी में लोग, हम लोग सोच सकते हैं जो इतने पढ़े लिखे लोग हों, डॉक्टर लोग हों, मैं ये नहीं कहता कि सब पढ़े लिखे लोग वहां से भाग करके आए, लेकिन सभी तरह के लोग वहां से भाग करके आए। कई परिवारों तो ऐसे है कि उनकी कहानी सुन करके कि उनके आधे परिवार जो पाकिस्तान के अंदर रह गए, आधे परिवार यहाँ पर रह गए। एक दो बातें आप लोगों ने पढ़ी होगी, हम उनको पढ़ करके, उनकी बात सुन करके आंखों में आंसू आ जाते थे। एक आदमी हमको बता रहा था, उसकी जो है 3 साल की बेटी को जब पाकिस्तान के अंदर किडनैप कर लिया गया, उसको उठा करके लोग ले गए, उसने कंप्लेंट किया, थाने के अंदर कंप्लेंट किया, पुलिस वालों ने FIR रजिस्टर करने से मना कर दिया। कोर्ट में गए, कोर्ट वालों ने उसको कोग्निजेंस संज्ञान लेने से मना कर दिया। उसके बाद उसको थ्रेटनिंग आने लगी, धमकी आने लगी,
तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी बेटी ने तो इस्लाम स्वीकार कर लिया है। कौन मान सकता है कि 3 साल की बेटी या 4 साल की बेटी वो कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर सकती है? उसको धमकी दी गई, तुम्हारी जो 18 साल की जो तुम्हारी बहन है, अगर तुम अपने इस केस को परसू करोगे तो तुम्हारी बहन को भी उठा करके ले जाएगा। न जाने इस प्रकार के कितने केस पाकिस्तान के अंदर हुए, किस प्रकार के। मैं एक बार जो है लगभग साल सवा साल में जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब मैं पढ़ता था, वहां पर बांग्लादेश से आया हुआ एक प्रोफेसर वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वो वहां की कहानियां बताता कि बांग्लादेश से भाग करके किस तरह से आए, वहां उनके ऊपर किस प्रकार के अत्याचार उनके ऊपर कमिट किए गए। तो एक नहीं, इस प्रकार से सैकड़ों हजारों इस प्रकार के केस जो है इन अत्याचारों से बचने के लिए, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि इस्लाम धर्म के वो मानने वाले लोग नहीं थे, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार हुआ। और अगर उनके अत्याचार उनको हुआ, हम लोगों को ये मानना पड़ेगा, अगर वहां के हिंदू रहने वाले लोग, अगर भारत उसको शरणागति नहीं देगा, भारत उसको शरण नहीं देगा, तो दुनिया का कौन देश उसको जो है शरण देगा? इसलिए भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व वाली इस भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल लाए 2016 के अंदर। ज्वाइंट कमेटी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे मैंने कहा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव थे। इस पर काफी डिस्कशन चलता रहा। 2019 के अंदर, जनवरी 2019 के अंदर ये जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो लोकसभा को जो सबमिट की गई। उसके बाद इस पर डिस्कशन हुआ, लोकसभा में डिस्कशन हुआ, पास हो गई। लेकिन उससे पहले ही कि राज्यसभा इसको पास करती, 2000 जो उस समय का जो पार्लियामेंट का जो लोकसभा का जो समय था 2019 में, वो खत्म हो गया और ये बिल जो था पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हो सका। 2019 के बाद जैसे दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, इस पर दोबारा जो है चर्चा हुई और ये जो दोनों हाउसेज ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसको पास किया और उसके बाद जो है ये कानून बन गया। और कानून जो है मैं कह सकता हूँ दिसंबर 2019 के अंदर ये कानून बना और 10 जनवरी 2020 से ये देश के अंदर जो है लागू हो गया। इसके बाद लोगों में जो इसके बारे में जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो मैं उसको बात को लेना चाहता हूँ, प्रश्न भी आएंगे, लेकिन मैं पहले कुछ बातें को लेना चाहता हूँ। इसमें सबसे बड़ा जो लोगों का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन था, जो विरोध था, वो ये था कि हम लोगों ने जो रिलीजियस माइनॉरिटीज लिया है, हम लोगों ने मुस्लिमों को क्यों नहीं लिया? ये भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये कानून किसी भारतीय के लिए नहीं है, किसी भारतीय नागरिक के लिए नहीं है, न हिंदू के लिए है, न मुसलमान के लिए है। ये कानून केवल मात्र उन जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो बाहर से आए हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो लोग भाग करके आए हैं, ये केवल उन्हीं के लिए है। इसलिए ये कह देना कि एंटी मुस्लिम लॉ है, ये गलत है। कुछ लोगों ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करती है, जो हमारा आर्टिकल जो है, जिसको धारा या 14 कहते हैं, ये 14 जो इक्वालिटी की बात करती है, समानता की बात करती है, बराबरी की बात करती है, ये उसका विरोध करती है। इसके बारे में भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक 7 जजेस बेंच बनी थी। उस 7 जजेस बेंच ने एक बहुत ही लैंडमार्क जो है जजमेंट दिया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था इक्वालिटी का अर्थ ये है कि जो इक्वली सिमिलर जो है, सिमिलरली सिचुएटेड जो सर्कमस्टांसेस हैं, उन लोगों के लिए बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ये बराबरी का अधिकार ऐसा नहीं कि 16 साल से बच्चे के लिए और जो है 18 साल से बच्चे, बड़े बच्चे जो है अडल्ट 21 साल के लिए उनके बराबर होगा। हम ये नहीं कह सकते कि वोट डालने का अधिकार 18 साल से ऊपर के लोगों का है। वही कहने लगे बच्चे को क्यों अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि बच्चे को जो एज का जो है वो 18 साल के नहीं हुए। इसलिए इक्वालिटी का जो कानून है, इक्वालिटी का कानून ये कहता है, जिसको हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया। ये 3 उन देशों से जो इस्लामिक देश हैं, थियोक्रेटिक स्टेट हैं, इस्लामिक स्टेट है, उनका जो इतिहास है, उनका इतिहास उन्होंने पिछले 60-70 वर्षों के बीच में जिस प्रकार से वहां लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, ये केवल भारत नहीं कह रहा है, ये दुनिया की जितनी भी एजेंसीज हैं, ये सब एजेंसीज ये बात कह रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उठा करके देखिए, केवल पाकिस्तान की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट उठा करके आप देख लीजिए कि किस प्रकार से गांव गैर मुस्लिमों की संख्या वहां कम, धीरे धीरे कम होती जा रही है, दूसरे लोगों की बढ़ती जा रही है। तो गैर मुस्लिम वहां पर घट इतने जबरदस्त क्यों घट गए
कि 23% से वहां 3% हो गए या 28% से वहां 7% हो गए। तो ये जो कह रहा कि ये मुस्लिमों के विरुद्ध है, ये लोगों को बहकाया गया, उनको फुसलाया गया कि भाई तुम लोगों की सिटीजनशिप छीनने का, तुम्हारी नागरिकता छीनने का ये कानून लगाया, ये सरासर एकदम से गलत था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस कानून के तहत जो कमेटी बनी थी, मुझको लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में या पार्लियामेंट्री कमेटीज के इतिहास में पहली शायद ऐसी कमेटी है, और ये सौभाग्य मुझको मिला मेरे नेतृत्व में जो कमेटी थी, कि इन लोगों को जो बेचारों को इतनी परेशानी थी, जो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते थे, इधर उधर से नहीं जा सकते थे, ये सारी सुविधाएं, ये शायद पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने, सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा को नहीं सौंपी, भारत सरकार को नहीं सौंपी, उससे पहले ये सुविधा जो थी, ये लोग जो बेचारे जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको काफी सुविधाएं हमारे गृह मंत्रालय, हमारे जो गृह मंत्रालय है उन्होंने दी। वो बैंक में अकाउंट खोल सकते थे, इधर जो उनको अपना घर खरीद सकते थे, अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा सकते थे, उनके ऊपर जो इतनी रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, इधर से उधर वो यात्रा नहीं कर सकते थे, इस तरह की काफी सुविधाएं, वो आधार कार्ड बनवा सकते थे, इस तरह की काफी सुविधा उनको भारत सरकार ने दी। और जो पहले 15,000 रुपए उनको सिटीजनशिप के या नागरिकता लेने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 15,000 रुपए देने पड़ते थे, वो भारत सरकार ने 15,000 रुपए से घटा करके वो केवल 100 रुपए कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये किसी भी प्रकार से किसी भी मुसलमान के या किसी भी दूसरे उसके विरुद्ध नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो कानून है केवल 3 देशों के उसमें क्यों दिया गया, ये श्रीलंका के लिए क्यों नहीं जो है एप्लीकेबल हुआ, क्यों नहीं है जो रोहिंग्या जो म्यांमार से आते उनके लिए क्यों ये कानून लागू नहीं होता है। इसके बारे में हमको ये कहना चाहिए कि एमएचए ने, भारत सरकार ने दिसंबर 2011 के अंदर एसओपी जारी किया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोई भी आदमी, चाहे वो मुसलमान हो या कोई दूसरा किसी भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान से आया हो या दूसरे म्यांमार से आया, भूटान से आया, श्रीलंका से अगर आया हो, उसके लिए जो हमारा नागरिकता, हमारा जो कानून है उसके तहत अप्लाई कर सकता है। उसके अंदर जिस प्रकार के क्लोजेज बनाए गए हैं, जो इस तरह के और कई आप हमारे देश के अंदर इस प्रकार के उदाहरण मौजूद हैं, उन लोगों को जो है नागरिकता देगी, तो हर एक व्यक्ति को जो है नागरिकता का जो कानून है उसके तहत वो लोग अपनी नागरिकता उसमें ले सकते हैं। तो मोटी मोटी बातें मैं आपको ये बताना चाहता था। कुछ लोगों का कहना ये था कि भाई ये आसाम के अंदर जो अकॉर्ड हुआ, बांग्लादेश के अंदर, विशेष रूप से बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश से लाखों नहीं जो करोड़ों लोग आसाम के अंदर आए। आपको मालूम है ये 1979 से लेकर के लगभग 1985 तक जिस प्रकार से वहाँ ऑल आसाम गण संग्राम परिषद है, ऑल आसाम जो स्टूडेंट यूनियन थे, उन लोगों ने बांग्लादेशियों के खिलाफ बहुत जबरदस्त वहां पर जो आंदोलन चलाया था। हमारे जो है उस समय हमारे आसाम के जो मुख्यमंत्री थे अभी सर्बानंद सोनोवाल जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के अंदर जो जजमेंट जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, उसने कहा था कि वर्चुअल एग्रेशन ऑन इंडिया है। जिस प्रकार से लाखों करोड़ों लोग वहां आकर के आसाम में जाकर के बस रहे हैं, और जिसपे वहां के जो लोकल लोग हैं उनके जो है उनके अधिकार छीना जा रहे हैं, उनकी जमीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं, उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो रही हैं। और इसलिए उस समय आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और उस समय जो है 15 अगस्त 1985 को जो एग्रीमेंट हुआ था, ये हमारा जो कानून है जिस पर आज हम जिक्र कर रहे हैं, जो नागरिकता संशोधन जो अधिनियम बना, ये आसाम अकॉर्ड ये कहता था कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी बांग्लादेशी आसाम के अंदर आए, भाई उनको तो एकदम से सीधा नागरिक मान लिया जाएगा। 1 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1971 तक 1971 तक जितने लोग हैं उनको डिटेक्ट करना पड़ेगा, उनका पता लगाना पड़ेगा। डिटेक्ट करने के बाद उनको जो इलेक्टोरल रोल होगा, उनको वोट डालने वाला जो रजिस्टर होगा, ये वोटिंग जो राइट, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। 10 साल तक उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन 1971 के बाद, 25 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग आसाम के अंदर जिन लोगों ने भी प्रवेश किया होगा, उन लोगों को जो है अवैध जो है प्रवासी माना जाएगा, इलीगल जो है इमिग्रेंट्स माना जाएगा। ये आसाम अकॉर्ड कहता है। लेकिन हमारा जो कानून बना, ये कानून कहता है कि भाई दिसंबर 2014 से पहले
दिसंबर 2014 से पहले जिन लोगों ने भी भारत में प्रवेश किया, जो भारत में रह रहे हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। तो ये एक किस्म से अगर इसको हम देखते हैं, ये उसकी थोड़ा विरोध में खड़ा होता है। और इसलिए जब ये कानून पास किया गया, आपको मालूम होगा उत्तर पूर्व के अंदर इस बात का काफी विरोध हुआ था, और भारत सरकार ने इसमें एक बहुत अच्छी चतुराई से, कहना बुद्धिमानी से काम लिया। उसमें कहा कि आसाम के विशेष रूप से आसाम के जो वहां के मूल निवासी हैं, जिसको हम ट्राइबल एरियाज कहते हैं, इसी प्रकार से मेघालय के अंदर जो विशेष रूप में वहां करके आदिवासी जो एरिया है, त्रिपुरा का जो एरिया है, उसमें मिजोरम का जो एरिया है जहां पर होगा, वहां पर ये कानून हमारा एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर ये लागू नहीं होगा। और इसी तरह से जो है काबिल बातों का ध्यान रखा गया है। और इसलिए मुझे आज जो है फिर भी काफी लोगों ने इस कानून के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए हैं। जहां तक मुझे याद है कि लगभग 140-150 के आसपास पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें किए। उसमें सो कॉल्ड हमारे लेफ्टिस्ट हैं, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने इस कानून को बोला है कि एंटी मुस्लिम्स है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस पर सुप्रीम